आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 मज़ेदार ट्रिक सीखने वाले हैं। चलिए तो पहला ट्रिक चालू करते हैं। पहला ट्रिक है हमारा आज का। पहले इस ट्रिक को समझने से पहले आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कि 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी मिला दिया जाता है तो औसत 32 वर्ष हो जाता है। तो कोच की आयु कितनी है ये निकालना है आपको। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद देखिए ट्रिक कैसा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो 30 वर्ष है। और अगर कोच की आयु को भी मिला दिया जाता है तो हो जाते हैं कुल 12 लोग, और 12 लोगों की औसत आयु जो है वो 32 वर्ष हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या है कि बस इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है। कब? जब एक इंसान की वृद्धि हो रही है तब। तो अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 11 दूनी हो गया 22, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 32। कुल इसके आयु में वृद्धि हो रही है किसी के आने से, तो यहाँ पे प्लस कर देना है, तो ये आ गया 54 वर्ष। यानी जो नया खिलाड़ी या फिर कोच है उसकी आयु हो जाएगी 54 वर्ष। तो इस तरह से हमारा ट्रिक काम करेगा। बस आपको अंतर देखना रहेगा दोनों तरफ का, और पहले वैल्यू का इधर के अंतर से मल्टीप्लाई और इस वाले का अंतर का यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देना है। कब? जब किसी के आने से वृद्धि होगी तब। तो ये था हमारा पहला ट्रिक। ट्रिक नंबर 2 देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए एक बार कि यदि किसी की व्यक्ति की आयु में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर पुनः उसकी आय में 10% की कमी कर दी गई, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। चलिए ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई। चलिए अब देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोला रहे आपसे कि कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई और पुनः उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी गई, इस तरह से कभी भी बोला रहेगा तो हमेशा उसमें प्रतिशत में कमी आएगी। मूल मान में हमेशा प्रतिशत में कमी आएगी। कितने की कमी आएगी? तो बस उसके वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो जितना आएगा बस उतने प्रतिशत की ही कमी आएगी। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता कि किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई, फिर उस आय में पुनः 20% की कमी कर दी गई, तब उसके प्रारंभिक आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो इस क्वेश्चन में भी आपको करना क्या रहेगा, इसी ट्रिक से ही हम बनाएंगे। 20% की पहले वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हो गई, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कर देना है हमें 100 से डिवाइड। तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा आपका 4%। यहाँ पे भी आएगा 4% की कमी। हमेशा कमी आएगी जब सेम प्रतिशत में वृद्धि और कमी होती रहेगी तब। एक बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अंडर रूट के अंदर में आपको वैल्यू दे रखा है कुछ √7 और ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसका आंसर कितना होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक सिंपल सा ये है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर में मल्टीप्लाई होते होते इनफाइनाइट तक जाएगा तो उसका आंसर वही होगा जो रूट के अंदर में होने वाला है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोल देता कि √11 के अंदर में मल्टीप्लाई में √11 है, फिर √11 है, चाहे कितनी बार भी आप लिखो, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर वही होगा जो रूट के अंदर में होने वाला है। बस यही आंसर है इसका। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 3। अगला ट्रिक देखते हैं। चलिए अगला ट्रिक हमारा कुछ इस तरह से है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। चौथा नंबर का ट्रिक है। इसमें 785 आपका क्वेश्चन में दे दिया है और उसकी पावर में है 75। इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या आने वाला है। इसको हल करने के बाद इकाई का अंक क्या आने वाला है, तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकाई के अंक में 5 आने वाला है। कैसे पहचानेंगे? तो आपको देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी इकाई पे यदि 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी एक अंक है, 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी एक अंक है, तो इसकी इकाई पे वही अंक आएगा जो यहाँ पर होगा। अगर यहाँ 0 होता तो इकाई का अंक 0 आता, 1 होता तो इकाई का अंक 1 आता, 5 है इसलिए इकाई का अंक 5 है, अगर 6 भी होता तो इकाई का अंक 6 ही आता। अगर इसके अलावा कुछ और अन्य अंक है तब क्या आएगा, तो उसका कुछ अलग ट्रिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए तो ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 5 है आज का हमारा। यदि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि रूट के अंदर में 12 है, प्लस फिर से रूट के अंदर में 12 है, प्लस फिर से रूट के अंदर में 12 है, और ये स्टेप चलता रहे इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे या तो प्लस का साइन हो सकता है या तो माइनस का साइन हो सकता है। प्लस हो या माइनस हो, आपको देखना है ये वाली वैल्यू को, और इस वैल्यू को क्या करना है, एक ऐसा फैक्टर सोचना है इसका जो क्रमागत हो। क्रमागत 2 फैक्टर सोचना है। जैसे यहाँ पर 4 और 3 आ रहा है, 4 3 12 होता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बड़ा वाला वैल्यू को प्लस में लेना है, छोटे वाले वैल्यू को माइनस में लेना है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, 4 और -3।
इसका आंसर है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर मान लो कुछ इस तरह से दे देता आपको कि रूट के अंदर में 12 फिर 12 और माइनस में फिर से 12, इस तरह से ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलते रहता, तो यहाँ पे दो फैक्टर निकालते 4 और 3 निकल के आता। तो यहाँ पे अब हम छोटे वाली वैल्यू को प्लस में लेते हैं और बड़े वाली वैल्यू को माइनस में लेते हैं। अगर माइनस का साइन है तो बड़ा वैल्यू माइनस में लेना है, प्लस का साइन है तो बड़ा वैल्यू प्लस में लेना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 6 देखते हैं हम आज का। ट्रिक नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि यदि आपको दे दे क्वेश्चन में कि 68 की पावर 88 और इसे डिवाइड करना है 67 से, तो इस कंडीशन पे शेषफल कितना आने वाला है, शेष कितना आएगा, इसको सॉल्व किए बगैर हम कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 68 है, यहाँ पे 67, इसका शेष निकालना है हमको। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू नीचे से एक बड़ी है, तो बड़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। अब -1 किए तो +1 भी किए करेंगे और नीचे में लिखेंगे 67। अब ये 68 है और यहाँ पे 1 की पावर भी 88 लिख सकते हैं, लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, इसके साथ मिल करके ये बना देगा 67, और 67 से 67 पूरा कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा शेषफल इस क्वेश्चन का 1। बस करना क्या है, इसमें चेक करना है कितने की कमी कितने की ज्यादा है। बराबर करने के लिए या तो एक प्लस करना पड़ेगा या एक माइनस करना पड़ेगा, एक ही का डिफरेंस रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में ही हम इसे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे ऊपर और नीचे वाले में एक का ही अंतर रहे, पावर चाहे जो भी हो। बस जितने का प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे, फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 6। अगला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 7। ये बहुत ट्रिक नंबर 7 देखते हैं, आपका औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर कभी भी पूछा जाता है कि शुरुआत से लगातार n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ रखा है, तो इस कंडीशन पे क्या होने वाला है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये कुछ 4 विषम संख्याएं हो गई, शुरुआत से लेकर के लगातार n विषम संख्याएं, तो इसका औसत कितना होगा। यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 4, तो बस इसका औसत होने वाला है 4। क्वेश्चन एक और देखिए, अगर मैं 1 से चालू कर रहा हूँ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इतना मैंने ले लिया। कुल कितनी संख्याएं ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हैं, तो इसका औसत होने वाला है 8। ट्रिक क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n ही होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा। अगर मान लो कि लगातार विषम संख्याओं का या लगातार संख्याओं का योग पूछ दे आपसे, लगातार संख्याओं का औसत पूछ दे, योग नहीं औसत, तब क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ पे निकलेगा n + 1/2, n + 1/2। n वो संख्या होगी जितनी संख्याएं हम लेकर के चल रहे हैं, और 1 तो 1 ही है, बाई 2 कर देना। जैसे 1, 2 ऐसे करते करते हम चले गए 100 तक, तो इसका औसत कितना होने वाला है, तो इसका औसत आपका निकल करके आएगा 100 + 1/2, यानी कि 100 / 2, यानी कि 50.5। बस यही आंसर है आपका। अगर 50 तक दे देता तो 1 + 50/2 कर देते, आंसर निकल करके आ जाता। अगर 70 तक का निकालना रहता, 1 से 70 तक का लगातार संख्याओं का, तो 1 + 70 / 2, बस इतना करना था, आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 8 देखते हैं आज का। इसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बोला है कि कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी, यदि ब्याज चक्रवृद्धि रूप से लग रहा है तो। चलिए ट्राई कीजिए, हो गया ट्राई। चलिए देखिए, 8 वर्ष में क्या हो रहा है, ये राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो रही है। मतलब 1 रुपए आपने ब्याज के रूप में दिया था, 8 वर्षों में ये 3 रुपए हो गया, 3 गुना मतलब 3 रुपए मान लेते हैं। अब फिर 8 वर्षों तक अगर ये रखी रहेगी तो फिर हो जाएगा ये अपने आप का 3 गुना, मतलब 3 का 3 गुना 9, और 8 वर्षों तक अगर रखी रही तो ये हो जाएगी अपने आप की 3 गुना, मतलब 9 के 27। कब तक के लिए रखा रहेगा, तो आने वाले 8 वर्षों के लिए। तो कुल 27 गुना होने के लिए इसे कितने साल लगे, 24 वर्ष लगे। बस यही आपका आंसर है। ये था आपका ट्रिक नंबर 8। कोई कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इतना गुना हो जा रहा है बोलेगा, तो इस तरह से आपको ट्रिक को अप्लाई करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 8 वर्षों में 3 गुनी हो रही थी, तो 1 से 3 हमने कर लिया, और 8 वर्षों तक लगी रही तो ये फिर अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, और 8 वर्षों तक ये अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, तो कुल 27 गुना हो गया ये स्टार्टिंग से। कितने साल लगे, तो 8, 8 और 8 3 बार लगे, तो 8 या 24 वर्ष लगे इसको। चलिए ट्रिक नंबर 9 देखिए।
ट्रिक नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 10 रुपए में आपने 12 वस्तुएं खरीदी और 8 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी, तो लाभ या हानि कितना प्रतिशत का हुआ ये पता करना है। चलिए ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। कर लिया ट्राई? चलिए 10 रुपए में बोला गया है कि 12 वस्तुएं खरीदी गई, 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी गई और 8 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी गई। तो यहाँ पे लाभ या हानि कितने प्रतिशत का हुआ ये हमको पता करना है। तो इसमें आपको करना सिर्फ ये है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 12 8 हो गया 96 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 50। दोनों को आपस में माइनस कर लिए, नीचे में यही वैल्यू को लिखेंगे जो यहाँ रहेगा और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ जब आप माइनस करोगे इन दोनों को तो आ जाएगा आपका 46 और यहाँ से 50 से ये कट गया 2 बार में, तो मल्टीप्लाई करने पर आया 2, तो कुल आ जाता है यहाँ पर 96%। अब क्योंकि प्लस में आया है ऐसा करने पर तो हम बोलेंगे लाभ हो रहा है, अगर यही माइनस में आता तो हम बोलते हानि हो रहा है। ट्रिक नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये ट्रिक बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस ट्रिक को इस ट्रिक से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल में हम इस ट्रिक को कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए हो गया ट्राई? पॉज करके ट्राई कीजिए, ईमानदारी से। हो गया। चलिए तो इसमें बोल रखा है कि 1 रुपए, ये हमारा बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ट्रिक नंबर 10 आज का हमारा आखिरी ट्रिक है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनकी संख्या कुछ दे रखा है, संख्या में अनुपात, और इनके मूल्य में कुछ अनुपात दे रखा है। संख्या में अनुपात है 1:4:4 का और कुल मूल्य दे रखा है इनका, कुल मूल्य दे रखा है 200 रुपए हो रहा है, 200 रुपए कुल मूल्य हो रहा है। हमसे पूछ रखा है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं ये पता करना है। चलिए समझिएगा कैसे करेंगे इसको। तो अगर 1 रुपए के 1 सिक्के हैं तो इससे बना 1 रुपए मूल्य बनेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इनसे मूल्य बनेगा 2 रुपए का। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इनसे मूल्य बनेगा 1 रुपए का। अनुपाती योग कितना आ रहा है रुपए का? तो 4 रुपए आ रहा है और 4 रुपए वाले का अनुपात अगर हम निकाल रहे हैं तो 200 आया। तो यहाँ से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 200/4 यानी कि 50। अब एक अनुपात का मान 50 है और 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं जो कि है 4 अनुपात में, तो 4 अनुपात का मान कितना निकल करके आ जाएगा? 200 रुपए। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से आप डायरेक्ट बोल सकते थे 4 रेशियो का मान 200 है तो बस ये भी तो 4 रेशियो है, तो सीधे सीधे हम निकाल लेंगे। इस तरह से करने से फायदा ये होगा कि बाद में अगर किसी और क्वेश्चन में किसी अलग तरीके से पूछा तो आप इसको निकाल सकते हैं। ट्रिक नहीं समझ आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा। पैसे से सिक्के से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसे इस तरह से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। एक बार एक वीडियो को फिर से देखिएगा इस ट्रिक के लिए खास करके, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व कर रहे हो इस वाले क्वेश्चन को तो खास करके। चलिए आज के लिए हमारा इतना ही है। पूरे हमने 10 ट्रिक समझे। ट्रिक का नोट बना लीजिएगा एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक से लगाइएगा ट्रिक को अप्लाई करके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।